सो हेलो गाइस, बटरफ्लाई लव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इसके बाद बस एक और लास्ट एपिसोड बचा हुआ है, तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छा वाला ड्रामा माय लवली लायर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मस्त ड्रामा है। तो चलो पहले इसे फिनिश कर लेते हैं। सो रूही ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि अगर रूही बच्चे को जन्म देती है तो वो इस दुनिया से भाई उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे और रूही में से कोई एक ही बच सकता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के दोनों ही जिंदा है। भले ही रूही को अभी होश नहीं आया, लेकिन रूही भी अभी सही सलामत जिंदा ही है। सो जब चैंग अपने रूही के पास बैठा हुआ था, तब रूही की जो गुरु थी वो उसे उसके पास उसके बच्चे को लेकर आती है और बोलती है कि लो अपने बच्चे को देख लो, क्योंकि ये आखिरी बार होगा कि तुम अपने बच्चे को देख रहे होगे। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि जो एस्पेक्ट गोड का जो प्रोसेस था, जिसके वजह से वो चैंग डिसाइड किया था कि जो बच्चे अपनी रूही के अंदर जो जहर भरा हुआ है बटरफ्लाई मॉन्स्टर का, वो उस बच्चे में कन्वर्ट करके रूही को बचा लेगा। लेकिन बात यहाँ थी कि रूही ने मना कर दिया था, और वो बहुत ज़्यादा इस बात को सीरियस थी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। सो हमारे चैंग ने डिसाइड किया है कि रूही के अंदर का जो जहर है वो लिटरली वो अपने आप में ले लेगा। इससे रूही भी ठीक हो जाएगी, उसका बच्चा भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक खुद ही बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन जाएगा। इसका मतलब भाई चैंग ने अपने आप को त्याग दिया अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपनी रूही को बचाने के लिए और अपनी बेबी को बचाने के लिए। तो इसीलिए वो बोलती है कि ये लो अपने बच्चे को आखिरी बार गले लगा लो या फिर गोद में ले लो, क्योंकि दोबारा तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, तुम ह्यूमन के पास नहीं आ पाओगे और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो चैंग ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी रूही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सह चुकी है। वो कितनी बार ह्यूमन बनने की कोशिश किया है उसने, बट वो बन नहीं पाई है सिर्फ चैंग के लिए। लेकिन वो इस बार चैंग की बारी थी, तो उसने अपने आप को बोला कि भाई मैं बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन जाऊँगा, लेकिन रूही और मेरी बेटी एकदम ठीक रहेगी। तो उसकी जो गुरु रहती है बोलती है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं एक दिन हो सकता है कि हम लोग हाथ पकड़ के तीनों साथ में जा सकते हैं, घूम सकें। एक दिन वो आएगा, मैं नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी इसके अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। और इस तरह प्रिंसेस जूहो और मार्केस को भी खबर मिलती है कि रूही ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने सीसी रखा है। तो मार्केस देख रहा होता है कि प्रिंसेस जूहो की भी हालत ठीक नहीं होती है, वो दिन पर दिन ख़राब ही हो रही होती है। तो इस बारे में भी चिंता होता है। तो बोलता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम मुझसे ज़रूर मिलने के लिए जाएंगे। सो कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से हमारी रूही को होश आ रहा होता है, और वो बोल रही होती है मेरी बेबी को हर्ट मत करो, मेरी बेबी को मत हर्ट करो, क्योंकि उसे वही समय याद होता है जब उसके चैंग के पिता ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी वो झटके से उठती है और अपने बच्चे को ढूंढती है कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। तो वो बच्चे को ढूंढना स्टार्ट करती है, तो वो बच्चा और किसी के पास नहीं, उसकी गुरु के पास ही होता है। वो अपने गोद में उसे ली होती है, उसके बाद वो उसे उसके गोद में देती है। तो रूही पहली बार अपनी बेबी को जब पकड़ती है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सारे गम भूल जाती है, वो अपने सारे दर्द भूल जाती है, और वो बोलती है कि सीसी मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो ये सब होने के बाद वो पूछती है कि आखिर चैंग कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो बोलती है कि बच्चे को मुझे दो और जाओ अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आओ। क्या बात है बताइए मुझे। तो बोलता है पहले करके आओ, क्योंकि वो जानती है कि जो मैं बताने वाली हूँ वो इतनी आसानी से मुझसे भाई हो सकता है वो सहन भी ना कर पाए कि चैंग ने ऐसा कुछ कर दिया है। तो उसके बाद रूही जब बाहर आती है तो पूछते कि चैंग कहाँ है, मुझे बताइए। सो उसकी जो गुरु होती है उसके हाथों में एक पर्पल पोनी की फ्लावर होती है। पर्पल पोनी आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है बटरफ्लाई मॉन्स्टर के लिए। तो उससे उसके पास लेके बोलती है कि इसे टच करो। तो रूही समझ नहीं पाती है कि लिटरली ये मुझसे क्या कराना चाह रही है। तो उसके बाद वो उसे डरते डरते छूती है, और लिटरली उसे कुछ भी नहीं होता है। उसे वो बोलती है कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ तक कि उसकी खुशबू को भी सूंघकर देखती है और बोलती है कि इसकी महक भी बहुत अच्छी है। देन तभी वो रियलाइज़ करती है इसका मतलब क्या मैं अब नॉर्मल इंसान बन चुकी हूँ? तो इसका मतलब मेरी बेबी जो है वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन चुकी है। तो एकदम परेशान होकर अपनी बेबी को देखने जा रही होती है। तभी वो बोलती है चिंता मत करो, तुम्हारी बेबी भी एकदम नॉर्मल है, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। सो अपनी रूही बोलती है कि तो मेरी बेबी मेरी एस्केप गोट नहीं है, तो फिर इसको एस्केप गोट मतलब कि अगर मेरी बेबी में मेरा जहर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, उस पर नहीं गया, तो फिर। सो उसके बाद वो ध्यान लगाती है कहाँ है चैंग, कहाँ पर है। इसका मतलब वो समझ जाती है। तो वो बताती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो कि जब तुम 1 महीना बचा हुआ था तभी चैंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो
तुम्हारा जो जहर है वो खुद में ट्रांसफर कर लेगा और खुद को बटरफ्लाई मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेगा और वो सारे दर्द को खुद सहेगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बेबी को कोई नुकसान होने नहीं देगा। तो वो फ्लैशबैक को याद करती है कि वो चैंग ने कहा था कि चाहे जो हो जाए मैं तुम लोगों को कभी नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो वो यही सब चीज़ें सोच रही होती है कि ये चैंग ने कितना बड़ा कदम उठा लिया है। तो उसके बाद वो बोलती है कि आखिर चैंग है कहाँ पर। तो उसके बाद वो बोलती है कि वो लो, ये लेटर जो है चैंग ने तुम्हारे लिए दिया हुआ है, ये लो इसे पढ़ लो। रुई फटाक से उस लेटर को खोलती है कि आखिर चैंग ने जाते वक्त उससे क्या लिख कर दिया है। तो वो पढ़ती है, जिसमें पहले वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने फिर से तुम्हें धोखा दे दिया है, क्योंकि ये धोखा ये हुआ है कि मैंने तुम्हें बगैर बताए तुम्हारा एस्केप गोड का प्रोसेस है वो खुद पर ले लिया है, लेकिन मैं ये तुम्हें बता नहीं सकता था क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी, तुम ये मुझे कभी भी करने नहीं देती, लेकिन मुझे तुम्हें और मेरी बेबी को बचाना बहुत ज़रूरी था। सो भाई लिटरली मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएगा, लेकिन हमारा चैंग जो है अब वो भाई बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन चुका है। तो वो यही सब बातें बोलता है और बोलता है कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगा, मैं नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए, हमारे बेबी के लिए, ताकि हम हर समय साथ रह सके, बरसात देख सके, ठंडी देख सके, गर्मी साथ में महसूस कर सकें। तो वो बस इमोशनल हो रही थी, फ्लैशबैक चैंग के फ्लैशबैक को याद कर रही थी। और वो बोलता है कि जैसे 3 साल बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तब तक हो सकता है मैं तुमसे एक नॉर्मल इंसान बीइंग बन के मिलूँ। और वो सारे प्रोसेस वो खुद अब अपनाने वाला है जो रुई उस दौर से गुजरी हुई है। आपको याद होगा कि 7 दिन का एक प्रोसेस होता है जिसमें वो मरने तक का अनुभव करना पड़ता है। तो इसके लिए वो चैंग गया हुआ है और वो तो अभी बस एक शुरुआत है। तो रुई चैंग को ढूंढते हुए उसी जगह पे आती है जहाँ उसने अपने आप को बांध कर 7 दिनों के लिए भाई तपस्या किया था। तो वो वहाँ पर होता नहीं है, लेकिन उस जंजीर देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर उसे बहुत कष्ट हुआ होगा। सो अगले दिन से रुई मस्त से खाना खा रही होती है, मतलब खाने को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही होती है और बहुत अच्छे से खाना खा रही होती है। तो उसकी जो गुरु होती है बोलती है कि अपने आंसुओं को रोको मत, मुझे पता है तुम्हें रोना है, लेकिन तुम ये दिखावा मत करो। तो बोलती है मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, चैंग ने मुझे बोला है कि अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाना खाना, बेबी का ध्यान रखना, मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा। और वो मुझसे मिलने आएगा, मुझे इस कंडीशन में देखेगा तो उसे बुरा लगेगा ना। तो भाई मैं तो खाऊंगी और अच्छे से अपने बेबी का ध्यान रखूंगी, क्योंकि उससे पता है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है और चैंग ने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर लिया है तो मुझे तो अच्छा रहना ही पड़ेगा। और इस तरह प्रिंसेस जूहू के शरीर में खून वो जो है वो बन नहीं रहा होता है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो दिन पर दिन दवाइयाँ पी पी के बोर हो चुकी होती है। वो बोलती है बहुत ज़्यादा कड़वा है, मैं इसे नहीं पीऊँगी। तभी मार्कस वहाँ आके बोलता है कि तुम इसे पी लो, तुम जैसे ठीक हो जाओगे ना मैं तुम्हें बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ दूंगा। तो प्रिंसेस जूहू मार्कस के हाथों से वो मेडिसिन पी लेती है। उसके बाद मार्कस उनकी आंखों को बंद करके बाहर लेके आता है और उसके लिए कौन सा सरप्राइज़ हो सकता है आपको भी मालूम है, वो हो सकता है वो हमारी रुई और उसकी बेटी सीसी हो। तो वो उसके सामने ही खड़ी होती है और जिसे देखकर प्रिंसेस जूहू भी खिलखिला उठती है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे और प्रिंसेस जूहू हंसी स्माइल नहीं की थी और उन्होंने प्रिंसेस जूहू ने रुई और उसके बच्चे को भी नहीं देखा था। और मार्कस ये समझ रहा था कि इस वक्त उसे खुशी जो है वो इन्हीं लोगों को देखकर ही मिलेगी। तो उसके बाद प्रिंसेस जूहू पूछती है कि चैंग क्यों नहीं आया है। तो वो बोलती है कि वो बिग बिजनेस के लिए बाहर गया है, वो जल्दी ही आएगा मुझसे मिलने के लिए। और उसके बाद वो भी देख रही होती है क्योंकि प्रिंसेस जूहू की हालत अभी भी ठीक नहीं होती है, तो वो भी डरी हुई होती है कि आके प्रिंसेस जूहू की हालत ठीक क्यों नहीं हो रही है। सो अगली सुबह होते ही अपनी रुई जो होती है अब अपने वहाँ तो जाएगी भाई, वहाँ तो रहेगी नहीं, और वो अपनी बेबी को लेके वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंसेस जूहू उदास हो जाती है, बोलती है कि हम लोगों को इतना अलग हमेशा क्यों रहना पड़ता है, क्यों हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं। तो मार्कस भी बोलता है चिंता मत करो, एक दिन हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो ये सब बात बोल के वो उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस जूहू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो अब मार्कस को सच में समझ नहीं आ रहा होता है तो करे क्या। एक दिन प्रिंसेस जूहू जब सोई होती है तो उसके रूम में एक बटरफ्लाई आता है। तो वो बटरफ्लाई को देखकर वो उसके पीछे भागना स्टार्ट करती है और भागते भागते जब मार्कस उसे देखता है कि प्रिंसेस जूहू की हालत ख़राब है और वो भाग रही है, तो उसे जैसे पकड़ने के लिए वो भी उनके पीछे जाता है। तो यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सीधे बेहोश होने लगती है। पूछती है, मार्कस पूछता कि आखिर आप बाहर क्यों आई हैं। तो बोलती है कि एक बटरफ्लाई यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन मार्कस को कोई बटरफ्लाई नहीं दिखती है। लेकिन यहाँ पर इतना बोलते बोलते प्रिंसेस जूहू बेहोश हो जाती है। देखते देखते उसके नाक से भी खून आने लगता है। तो अब मार्कस नहीं समझ पाता है और जब अंदर लेके जाता है तो वो बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, हमेशा अपना ध्यान रखना, ऐसा बोल के वो सीधे उसके हाथ नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो मार्कस के पास अब कोई उपाय नहीं बचता है। लास्ट में वो उसी चैंग के रुई के जो गुरु जो है उसके पास चला जाता है।
उपाय के लिए कि प्लीज़ आपने रूही को बचाया, उसके बच्चे को बचाया है, तो प्लीज़ आप प्रिंसेस जूहू को भी बचा लीजिए। सो उसके गुरु जो है वो देखती है कि प्रिंसेस जूहू के ऊपर भी बटरफ्लाई जो मेथड है वो अपनाया गया था, मतलब उससे भी बटरफ्लाई मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया गया था। तो वो पूछने लगती है कि ये सब क्या है। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि अगर कोई बटरफ्लाई मॉन्स्टर बन जाता है तो उसके अंदर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो मरता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये मेरे पास और कोई तरीका नहीं था, तो मैंने ये तरीका उसके ऊपर अपनाया है। बट ऐसा नहीं लगता है कि वो ये सब झेल पाएगी, तो प्लीज़ उससे बचा लीजिए। आपने रूही को भी बचाया है क्योंकि वो भी बटरफ्लाई मॉन्स्टर थी। सो वो समझाती है इतना आसान भी नहीं था, वो उसके शरीर और उसका खून वो सब अलग होता है, और ये सब मतलब बताती है कि इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तो वो बोलता है कि तो आप एक काम कर सकती हो, जैसा कि आपने चैंग ने उसके सारे जहर को ले लिया था, क्या आप वो सारा जहर जो प्रिंसेस जूहू का है मेरे अंदर कन्वर्ट कर सकती हो ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो इसका मतलब मार्केस भी लिटरली बोल रहा था कि स्केप गोड का जो प्रोसेस है वो मेरे ऊपर भी करो ताकि प्रिंसेस जूहू ठीक हो सके। तो वो बोलती है इतना आसान नहीं है तुम जैसा ये समझ रहे हो, ये चीज़ें वो इसने क्या क्या झेला है तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं, और प्रिंसेस जूहू का शरीर बहुत कमज़ोर है, क्या पता नहीं तुम पे वो चीज़ फिट होगा, हो सकता है तुम्हारी भी जान चली जाए। तो वो बोलता है कि अगर 1% भी चांस है तो आप ये प्रोसेस अपनाओ, मुझे अपनी प्रिंसेस अपनी वाइफ को बचाना है। और लिटरली पहली बार मैं मार्केस की आंखों से आंसू गिरते हुए देख रहा था, जो कि उसके बटरफ्लाई टैटू पर ही गिर रहा होता है, जो उसका निशान होता है। सो पता नहीं क्या होता है, लेकिन अगले कुछ दिन बाद से दिखाया जाता है कि प्रिंसेस जूहू आराम से सोई हुई है। तभी जब उनकी नींद खुलती है, वो उठती है तो वो बिल्कुल ठीक होती हैं। तो उनके आसपास के लोग जो होते हैं, उनका जो सर्वेंट होता है और मार्केस का जो साथी होता है, वो लोग आके देख के भाई लिटरली रोने ही लगते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन बाद उठी थी और अब बिल्कुल सही सलामत थी। लेकिन इस बात से भी वो लोग रो रहे थे क्योंकि मार्केस ने अपना भाई, समझ रहे हो जैसा चैंग ने अपना सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाई करके रूही को बचाया है, वैसे हमारे भाई साहब ये क्या ही चल रहा है, हमारे मार्केस ने प्रिंसेस जूहू को बचाया है। तो लिटरली सभी लोग उसके सामने बस रो ही रहे होते हैं, और वो बोलती है कि आप लोग रो क्यों रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। तो उसके बाद वो पूछती है कि आखिर मार्केस कहाँ पर हैं। तो लिटरली अब ये जवाब तो उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि हो सकता है मार्केस अब उनके सामने कभी ना आए। और इस तरफ आगे न्यू ईयर का समय होता है, हमारी रूही जो होती है वो बाज़ार में अकेले घूम रही होती है, उसी से सभी चीज़ों को याद करके कि पिछले साल तो चैंग जो है मेरे साथ था, मुझे सभी चीज़ें दिला रहा था, कैंडीज़ दिला रहा था, लिपस्टिक्स दिला रहा था, मेकअप के सामान दिला रहा था। तो वही सब याद कर रही होती है। और अब जिस तरह चैंग जो है उसके लिए कैंडीज़ लेके जाता है, इस बार वो अपने बेबी के लिए, सीसी के लिए वो कैंडी लेके जाती है, और उसकी सीसी भी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। मुझे लगा मैंने 1 साल कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 3 साल का वक्त गुजर चुका है, और सब कुछ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद लिटरली यार ये स्टोरी नेक्स्ट पार्ट क्या होगी मैं वेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो अपने बेबी को गोद में लेके जब घर के अंदर जा रही होती है, तभी घंटी की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कि कोई उसके दरवाजे पे आया हुआ है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है, हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। शिट, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, लास्ट एपिसोड है। मैं लिटरली जानना चाहता हूँ कि मार्केस के साथ क्या हुआ है, चैंग के साथ क्या हुआ, और क्या ये लोग एक साथ हो सकते हैं या फिर हमें इसका सीज़न 2 देखने को मिलेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। और एक नए ड्रामा जल्दी से हम लाने वाला माय लवली लायर, जो कि अभी जस्ट कल ही रिलीज़ हुआ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।